हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आज सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ का जो सेकेंड पार्ट है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के सेकेंड पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके कुछ सवालों को देखेंगे और शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1 से। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आप बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। ग्राफीय विधि से नेक्स्ट जब का पार्ट में कभी भी ग्राफ के बारे में समझाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो शुरू करते यहाँ पे क्वेश्चन के कहता क्या है। तो अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला का है आंसर कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। मान ली कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं उसके पुत्री की आयु इक्वल टू y वर्ष है। यानी उसके पुत्री की आयु हम y वर्ष मान ली कि आफताब की आयु x वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि कहता है कि आफताब अपने पुत्री से, अच्छा ये दोनों जो है वर्तमान आयु है। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु लिखिएगा यहाँ पे, वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष है। तो कहता आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले ना हम तुम्हारी आयु के 7 गुनी आयु के था। अच्छा 7 वर्ष पहले, लेकिन तो हम क्या करेंगे कि 7 वर्ष पहले आफताब की आयु निकालेंगे। तो आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, किसी व्यक्ति का आयु अभी 10 वर्ष है वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या चीज़ 10 - 7 यानी कि 3, ये ना होगा। तो उसी तरह से एग्जाम्पल बताएं कि 10 वर्ष मान लिए, तो हम माने हुए क्या चाहिए। अब आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से अभी रहने देते हैं, लिखते हैं कि आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व। आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व पहले पूछ रहा है, तो क्या होगा। अभी x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले क्या होगा, x - 7 वर्ष। फिर से एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी आयु जो है वो अभी 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो अब बताइए कि 7 वर्ष पहले कितने आयु के होंगे। तो 7 वर्ष पहले के पूछ रहा है कि कितने के। तो सिंपल सा, अभी 20 वर्ष है, 7 वर्ष पहले कितने के थे, तो 20 में से 7 जो घटाएंगे वही होगा। तो उसी तरह से अब आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष था और 7 वर्ष पहले पूछा कितनी आयु के था, तो इसमें से 7 घटा देंगे तो होगा 7 वर्ष पूर्व। आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, x - 7। एवं आफताब की पुत्री के
7 वर्ष पूर्व आयु इक्वल टू कितना होगा इसका पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पर क्या होगा y माइनस 7। अब क्वेश्चन यहाँ पर था कि कहता 7 वर्ष पूर्व उस आफताब जो था अपनी पुत्री की आयु के कितने गुनी थे 7 गुनी थे। तो यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न में क्या कहा कि आफताब अपनी पुत्री की आयु से कितने गुनी थी तो 7 गुनी थी। कितने वर्ष पहले 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु है, 7 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु है। अब पुत्री जो पिता जो था आफताब जो था अपने पुत्री की आयु के 7 गुनी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये जो है आफताब की आयु है और ये जो है उसकी पुत्री की आयु है। तो यहाँ पर हम समझाने के लिए एक पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 10 है और ये 5 है। तो दोस्तों ये 10 जो है इसके कितने गुना है 2 गुना है। अगर हमको बराबर करना है तो गुना किस में करेंगे जो छोटा अंक होगा। तो उसी तरह से ये जो है ये पुत्री है ये पिता है। तो पिता जो है पुत्री की आयु के 3 गुना 7 गुनी ज़्यादा है। कितना गुना है 7 गुना। कौन पिता जो है सो। तो बराबर हम करना है तो किस में गुना करेंगे पुत्र में। जैसे कि यहाँ छोटे वाला में गुना करेंगे तभी बराबर होगा। जैसे ये 10 जो है यहाँ पर फिर से समझिएगा, समझ में अगर डाउट हो क्लियर हो तो जैसे ये 10 है तो 5 से कितना गुना है 2 गुना है। 10 जो है 5 से कितना गुना है 2 गुना है। क्या 10 और 5 बराबर है क्या नहीं है। तो ये 2 गुना है। अगर हमको बराबर करना है तो क्या करना होगा बराबर करना है तो जो छोटा है उसमें जितना गुना हो उतना से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो बताइए 10 और ये 5 दूना 10 दोनों बराबर हो गया। तो उसी तरह से ये जो है इससे 7 गुना बड़ा है। इस कौन कर रहा है सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, 7 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु और 7 वर्ष पहले ये आफताब जो है इसकी आयु से 7 गुनी ज़्यादा है। तो 7 गुनी ज़्यादा है तो क्या करेंगे इसमें 7 से जब गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y। 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 49 होगा। अब क्या करते हैं x माइनस 7 इन दोनों टर्म को इस तरफ ले आते हैं तो ये 7y। जब 7y इधर आएगा तो क्या होगा 7y बराबर के उस तरफ है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस में। और माइनस 49 है इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस 49 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस सॉल्व करेंगे तो x माइनस में लिखते हैं 7y और 49 प्लस में है और 7 माइनस है। तो 49 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 42 इक्वल टू 0। तो एक समीकरण जो है ना ये हमें प्राप्त हुआ, एक समीकरण ये प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल फिर पुनः से कह रहा है। अब क्या कह रहा है सवाल, आप देखेंगे सवाल को आगे कि सवाल कह क्या रहा है आगे वो हम देखते हैं। सवाल नेक्स्ट है इसी में कि अब से यानी वर्तमान में जो आयु है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाऊंगा। यानी कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं केवल तुम्हारे आयु की कितनी गुनी रह जाऊंगा 3 गुनी रह जाऊंगा। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर लिखने के, आप समझिएगा ध्यान से। पुनः प्रश्न से तो पुनः प्रश्न में क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगा x प्लस 3। x प्लस कितना जाएगा 3। ये कैसे हुआ क्लियर ना हो तो देखिए। अभी मान लीजिए कि आपकी आयु 10 वर्ष है। आपकी आयु कितनी वर्ष है 10 वर्ष है और 3 वर्ष बाद आपकी आयु पूछेगा तो कितना होगा 18 वर्ष होगा। तो अभी 13 वर्ष होगा। अभी आपकी आयु 10 वर्ष है और 3 वर्ष बाद पूछे तो आप उसमें 10 में 3 जोड़िएगा तो आगे आ जाएगा। तो उसी तरह से आफताब की आयु अभी x वर्ष है और 3 वर्ष बाद पूछे तो उसमें 3 जोड़ देंगे। और ये लाइन नीचे से आप लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं होने के कारण हम ऊपर लिख रहे हैं। और 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3। दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में क्लियर आ रहा होगा। सॉरी ये क्लियर नहीं आया।
ये क्लियर नहीं आया है, हम यहाँ पे नीचे कर देते थोड़ा सा। हाँ, y+3 है अवताप, और उस 3 वर्ष पर अवताप की आयु कितना y+3 है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। y+3 है। कोशिश हम करते हैं कि थोड़ा सा दिखाई दे। y+3 है। अब क्वेश्चन में जो है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे। तो क्वेश्चन में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। 3 वर्ष के बाद कितने गुनी रह जाएगा? 3 गुनी। तो देखो 3 वर्ष बाद अवताप की आयु क्या होगा? x+3। यहाँ पे है 3 वर्ष बाद अवताप की आयु x+3, और 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु क्या था? y+3। क्या था? y+3। तो क्वेश्चन में है अवताप जो है ना 3 वर्ष के बाद सिर्फ 3 गुनी रह जाएगी। किससे? अपनी पुत्री से। तो पुत्री की आयु यहाँ पर छोटा है, तो जब छोटा है तो इसमें क्या करेंगे? इसमें कितने गुनी कह रहा है? 3 गुना। जब जैसे 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x+3 = 3y, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 3 में y से गुना किए 3y, 3 में 3 से गुना किए 9। अब एक काम करते हैं, सभी को इस तरफ ले आते हैं, x+3, और जब 3y प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या होगा? माइनस में। 9 प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या होगा? -9 = जब इस दोनों या इस तरफ आ गया तो इधर क्या बच गया? इधर 0। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस में 3y, और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -6 = 0। यह समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों समीकरण को मिला करके हमें ग्राफीय विधि से बनाना है। तो जिस समय हम ग्राफ सीखेंगे उस समय इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और ग्राफ विधि से बनाएंगे, ग्राफीय पेज लेकर के, क्योंकि ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा इस पेज पे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि ये बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में यानी कि समीकरण के रूप में लिखना था, दर्शाना था। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग क्लास में इस सवाल को पूछिएगा जरूर। मिलते हैं नहीं, मतलब बताते हैं नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए कि क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपये में, आप सवाल को पढ़िए, तब तक हम इस बोर्ड को क्लियर करते हैं। आप सभी आदमी सवाल को उतारते समय 1 से 2 बार अवश्य पढ़े, क्योंकि लैंग्वेज वाला सवाल को पढ़ना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि एक बार पढ़ने में पूरे क्लियर नहीं होता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो इस सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप सवाल पढ़ लिए होंगे कई बार, तो देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच जो है सो 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामिति के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो कह रहा है, क्लियर आ रहा है क्वेश्चन? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्रिकेट की टीम एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे। तो दोस्तों 3 बल्ला खरीदे, एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत कितना है हमको पता नहीं है। तो एक गेंद और एक बॉल की कीमत हम मान लेते हैं, एक बल्ले और गेंद की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत मान लेते हैं कितने? 100 रुपया है, एवं एक बॉल है, एक क्या है? एक कोच ने 3 बल्ले और गेंद, बॉल या गेंद, अच्छा गेंद ही लिखते हैं। माना कि एक गेंद की कीमत = y रुपया है। अच्छा, अब इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एक बल्ले की कीमत हम 100 रुपया मान लिए, एक गेंद की कीमत y रुपया मान लिए। अब आप लोग बताइएगा कि अगर किसी बल्ला का कीमत 10 रुपया है और आप 5 बल्ले खरीदेंगे
तो कितने रुपया हो जाएगा उसका, तो 10 रुपये कीमत है, 5 बल्ले खरीदेंगे तो दोनों को गुना करने पर पता चल जाएगा कि कितना रुपया के है। तो उसी पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं, लिखते हैं क्या, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदा। अच्छा, एक बल्ला की कीमत हम क्या रुपया माने, 100 रुपया, तो 3 को बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, 3x। जैसे यहाँ पे से समझिए, अगर एक बल्ला का कीमत 10 रुपया है, हम 3 को बल्ला लेंगे तो इस कीमत कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तो क्या किए, दोनों में गुना किए हैं, बल्ले और बल्ले की कीमत और बल्ले की संख्या के गुना करने पर बल्ले की कुल कीमत आ जाएगा। तो उसी तरह से कहता है 3 बल्ला खरीदा, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत कितना था, 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बल्ला का कीमत कितना आ जाएगा, 3x प्लस बल्ले के बाद गेंद भी खरीदता है इसलिए और जोड़ रहे हैं, उसका 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदता है। तो एक गेंद की कीमत क्या रुपया माने हुए, y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। कितना होगा, 6y। अच्छा, ये दोनों चीज खरीदा, ये बल्ले और गेंद खरीदा, और दोनों जब खरीदने पर उसको कितना रुपया देना पड़ा, तो कहिएगा कि 3900 रुपया देना पड़ा, क्योंकि सवाल में कह रहा था कितना देना पड़ा, 3900 रुपया। फिर कहता है बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, कितना बल्ला खरीदा, एक बल्ला, और उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा, एक बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा, और कितना रुपया दिया, 1300 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से, तो कितना बल्ला, एक बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, और एक बल्ला खरीदता है तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, और उसी प्रकार 3 गेंद खरीदता है तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 3 गेंद की कीमत कितना, 3y, ठीक है। उसके बाद कितना रुपये में खरीदा वो ये दोनों, तो कहता है 1300 रुपये में खरीदा। ये समीकरण क्या आ जाएगा, सेकेंड। इसी प्रकार के सवाल क्लियर हो गया। ये पूछ रहा था कि बीजगणितीय रूप में इसको दर्शाइए, यहाँ पे ये नोट नहीं करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। आप लोग सवाल देखिए कि सवाल क्या है। चलिए, सवाल है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत कितना है, 160 रुपया, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम सवाल सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया। मान लीजिए कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या रुपया है, 100 रुपया, एवं 1 केजी क्या, अंगूर की मूल्य क्या रुपया, मान लीजिए y रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया हम यहाँ पे मान लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल को, तो कहता है कि वो 2 केजी सेब खरीदता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से वो 2 केजी सेब लिया, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 केजी अंगूर खरीदा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, और 1 केजी अंगूर का कीमत क्या रुपया माने हुए, y रुपया। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर दोनों कितने रुपए में खरीदता है, 160 रुपया में। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। उसी प्रकार से फिर से 1 महीने के बाद वो 4 केजी सेब खरीदता है, इसके बाद दोबारा खरीदता है। लिखेंगे पुनः प्रश्न से या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। अब कहता है उसी प्रकार 1 महीने के बाद वो 4 केजी सेब खरीदता है, तो 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का कीमत 4x,
और 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया, तो 2 केजी अंगूर खरीदता है तो कितना आ जाएगा 2y, और टोटल कितना रुपया देना पड़ता है उसको 300 रुपया देना पड़ता है। तो ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो इसमें इतना ही तक सॉल्व करना है, इसके बाद चाहेंगे तो आप x y के मान सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसे ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप में बनाना था। तो नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 3.1 में इतना ही था कंसेप्ट। उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे कि आगे क्या है। सो आगे यहाँ पे समझेंगे, ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब एक बिंदु पर जब कोई रेखा प्रतिच्छेद मतलब कोई एक रेखा दूसरी रेखा को काटती हो, चाहे कहीं पे भी काटती हो, उसको प्रतिच्छेद करती हो, तो उसका सिर्फ कहता है अद्वितीय हल होगा और अविरोधी समीकरण होगा। उसके बाद कहता है रेखा समांतर हो। समांतर मतलब कोई एक लाइन हो ऐसी और इस तरह से लाइन हो, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण होगा। इसकी क्या होगा असंगत समीकरण। तीसरा है रेखा संपाती हो। संपाती मतलब किसी ग्राफ में एक रेखा ऐसी आई हो और उस पर ही दूसरा रेखा इसी पर आ रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं संपाती। तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और ये आश्रित और संगत कहलाता है। ये फार्मूला है, कुछ को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा संपाती है और रेखा समांतर है। अच्छा, रेखा प्रतिच्छेद करती है तो फिगर कहीं ना कहीं इस प्रकार से ग्राफ में इस प्रकार से फिगर बनेगा जो कहीं पर ना कहीं पे वो कट रहा होगा। उसका दूसरा कहता रेखा संपाती है। संपाती रेखा मतलब वो एक ही लाइन पर कोई ना कोई बन रहा होगा, ये दोनों जो समीकरण निकलेगा वो एक ही लाइन पर। और तीसरा कहता रेखा समांतर हो, तो इस तरह से ग्राफ में पिक्चर बनेगा। आप आगे इन सभी चीज़ों को समझेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी कंसेप्ट यहाँ, अब आइए हम तीनों उदाहरण को इस तरह से लिख करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब आगे हम देखेंगे, ये फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो किसी भी समीकरण में a1 b1 c1 हम उसको मान लेते हैं और दूसरे समीकरण को a2 b2 c2। जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो उससे प्रतिच्छेद कहेंगे और प्रतिच्छेद करते हुए रेखा कहेंगे या प्रतिच्छेद कहेंगे। केवल एक हल होगा, उसको अद्वितीय भी कहेंगे। उसके बाद दूसरा में जब ये तीनों बराबर हो, तीनों रेखा क्या हो बराबर हो, तो इसको हम संपाती रेखा कहेंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उसके बाद तीसरा जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो वो समांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल में देखते हैं। इस पर सवाल को आप याद रखिएगा, इसी पे सवाल नेक्स्ट बनेंगे। यहाँ पर कुछ और है, जैसे कि समीकरण जो होगा, पहला समीकरण वो इस रूप में होगा, तो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित करेंगे या नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो पहला का a1 बटा दूसरा का a2, यानी a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 की बराबर नहीं है तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। उसी तरह से संपाती में हो जाएगा कि इसके पहले के बराबर, फिर इसका b1 बटा b2 के बराबर, फिर ये c1 बटा c2, यानी कि इसमें तीनों बराबर है एक दूसरे को, तो हम क्या कहेंगे संपाती रेखा है। तीसरा है समांतर, तो इसमें पहला a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों बराबर हो और c1 बटा c2 नहीं बराबर हो, तो इसको हम कहेंगे ये समांतर रेखा है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3.2, जैसा कि आप लोग पहला एक्सरसाइज में देख लिए सवाल को, उसके बाद इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 3.2 में कुछ सवालों को हम देखते हैं। तो 3.2 में सवाल जो है कि कक्षा 10 के निम्न समीकरण रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले ही बता चुके हैं हम कि सवाल को बनाएंगे और ग्राफीय विधि से हल, एक बार ग्राफ के पेज लेकर के हम इसी पर सॉल्व कराएंगे।
लेकिन इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है तो हम आधे तक बनाते हैं, उसके बाद सवाल को हम ग्राफीय विधि से आगे देखेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित से पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित परीक्षा में भाग लिया। तो हम मान लेते हैं कि माना कि कक्षा 10 में x लड़के हैं। कक्षा 10 में लड़के की संख्या इक्वल टू x मान लिए। कक्षा 10 में लड़के की संख्या इक्वल टू कितना मान लिए, x, एवं लड़कियां या लड़कियों की संख्या जो है y मान लिए। कक्षा 10 में लड़के एवं लड़कियां की संख्या x और लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लिए। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि कक्षा में 10 ही विद्यार्थी है, यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर टोटल संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि दिया हुआ है, कह सकते हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लड़का की संख्या x है और लड़की की संख्या y है, और ये दोनों को जोड़ दे तो टोटल कितना होता है, 10। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि ये सवाल ही कह रहा है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। लिख सकते हैं प्रश्न से, ये क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में दिया है कि लड़का और लड़की दोनों की संख्या जोड़ने पर कितना आता है, 10, क्योंकि यहाँ कहता है 10 विद्यार्थियों ने गणित पहले में भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब क्वेश्चन में कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, लड़की की संख्या ना ज़्यादा है, लड़कों से कितना, 4। तो यहाँ पर हम सवाल लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखो यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो लड़कों की संख्या हम लिख देते हैं, ये लड़कियों की संख्या लिख देते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि लड़की जो है ना लड़कों से 4 ज़्यादा है, लड़की जो है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। अच्छा, लड़की 4 ज़्यादा है तो अगर हमको बराबर करना, जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ 10 है, ये 12 है। अब ये 10 जो है, 12 जो है वो 10 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो इसमें से क्या कर देंगे, 2 अगर घटा दे तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि लड़की ज़्यादा है, लड़कों से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, तो इसमें से हम 4 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, या हम तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x y इस तरफ लाएंगे तो माइनस वाई बराबर में है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा। अब -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0। ये समीकरण सेकेंड। और इन दोनों समीकरण को एक समीकरण पर बनाना, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इन ग्राफीय विधि से आप लोग हल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम ग्राफीय विधि से बताएंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये आसान सवाल सब है कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों के मूल्य 5 पेंसिल तथा 7 कलमों के मूल्य 50 रुपया है। तो यहाँ पर मानते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया एवं एक कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 100 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य y रुपया मान लिए। अब 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदता, एक व्यक्ति ने 5 पेंसिल खरीदा, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना रुपया मूल्य, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से
तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य क्या रुपया हो जाएगा, तो कहेंगे 7y, और दोनों का कीमत क्या रुपया देता है, तो 50 रुपया। ये समीकरण सेकेंड है। उसी तरह से नेक्स्ट है कि पुनः प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे, पुनः प्रश्न से तो कहता है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, फिर से जब वो 7 पेंसिल खरीदता है, तो आप सही बता सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 7 पेंसिल खरीदा तो कितना रुपया हो जाएगा 7x, और 5 कलम खरीदता है तो क्या रुपया हो जाएगा 5y। उसके बाद दोनों का मूल्य क्या रुपया है 46 रुपया है। समीकरण इसको सेकेंड। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो इसे ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करने के लिए कहा गया, ऊपर हेडलाइन में जब पढ़ेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई के मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। इसका आप सॉल्व कीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समस्या होगा तो ये सवाल को क्लास में टीचर से आप जरूर पूछिएगा, अगर सवाल ना बने समझ में ना आए तो पूछिएगा। नेक्स्ट है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है कि समपाती है। हमको दिखाना है, बताना है कि प्रतिच्छेद करता है कि समांतर है कि समपाती है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो वो प्रतिच्छेद होगा। कौन होगा? प्रतिच्छेद। और जब A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आए तो ये समपाती होगा। क्या होगा? समपाती। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1 नॉट इक्वल टू C1/C2 ये क्या होगा? समांतर। समांतर को असंगत भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इस रूप में दर्शाना है कि कौन प्रतिच्छेद कौन समांतर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सवाल में लिखेंगे 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। ये पहला है समीकरण। और इस समीकरण को तुलना हम A1 से करें, A1x + B1y + C1 से इक्वल 0, इससे तुलना करें तो आप पाएंगे कि A1 इक्वल टू कितना मिलेगा 5, B1 इक्वल टू कितना मिलेगा -4 और C1 इक्वल टू कितना मिलेगा 8। इस तरह से आप देखेंगे कि A1 B1 C1 के पता चला। उसी तरह से इसका दूसरा समीकरण है, क्या है समीकरण? 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। अगर इसके समीकरण दूसरा से तुलना करें A2x B2y + C2 इक्वल टू 0 तो आप पाएंगे कि A2 का मान कितना होगा 7, A2 के मान 7, B2 के मान कितना आ जाएगा 6 और C2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? ये माइनस में है 9 तो इसलिए लिखेंगे -9। तो यहाँ पे जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे A1/A2 तो दोस्तों A1/A2 लिखिएगा। A1 5 है, A2 कितना है दोस्तों 7 है। A2 कितना 7। उसी तरह से आप जब इसको लिखिएगा B1/B2 तो आप जैसे कि देखेंगे B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी कि -2/3 आएगा। उसी तरह से हम देखेंगे C1/C2 तो C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9। तो दोस्तों यहाँ पे आप सवाल को जब देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? यानी कि 5/7 है A1/A2 और B1/B2 -2/3 आया, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? तो यहीं पे पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यानी कि दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ये कौन सा रेखा होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होता? प्रतिच्छेद होगा। तो यानी ये कौन सा क्या होगा? ये कहेंगे आप प्रतिच्छेद।
छेद होगा या प्रतिच्छेदी रेखा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे इसको सिर्फ मिटाते हैं, हटाइए, इसको भी पूरा हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा में आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे तो क्लियर आ रहा होगा। तो इसका दूसरा देखेंगे तो दूसरा जो है वो है 9x, उसके बाद क्या है प्लस में 3y आप प्लस में 12 = 0। जब इस समीकरण से तुलना आप करेंगे तो आप पाएंगे कि a1 के मान 9, b1 के मान 3 और c1 के मान 12। उसी तरह से दूसरा इसका समीकरण कितना है 18x प्लस में 6y और प्लस में 24 = 0। जब इसके देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे कि a2 यानी कि a2 के बराबर है तो कहेंगे 18, b2 तो कहेंगे 6, c2 तो कहेंगे 24। तो इस तरह से a2, b2, c2 और a1, b1, c1 ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे, जांच करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं a1/a2 लिख करके देखते हैं। तो a1 कितना है दोस्तों कहेगा 9 और a2 कितना 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा यानी कि 1/2। उसी तरह से b1/b2 देखेंगे तो b1 कितना है यहाँ पे 3 और b2 कितना है 6, यहाँ b2 लिखा हो। तो 3 से सॉल्व करेंगे तो 2 होगा, कहिएगा कि 1/2। उसी तरह से देखेंगे c1/c2 तो c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यानी कि कहिएगा 1/2। यानी a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2 आया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो कौन सी रेखा होता है तो कहिएगा समपाती रेखा होता है। क्या होता है समपाती रेखाएं होंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है 6x - 3y + 10 = 0। तो यहाँ लिख सकते हैं a1 = 6, b1 = -3, c1 = 10 यानी कि a1, b1 ये c1 होता है। उसके बाद क्या है 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा कि a2 यहाँ पर होगा 2, ये 2, b2 = हो जाएगा ये इसके साथ गुना, तो y के साथ कोई चीज़ गुना नहीं है तो हम क्या लिखेंगे -1, c2 = क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे -1 समझना जरूरी है, बहुत सा बच्चा y लिख देता है। यहाँ पे y के साथ कोई चीज़ से गुना नहीं है। जब किसी भी संख्या में अगर हो तो उसमें एक जरूर गुणनफल रहता है, तो ये 1 हो जाएगा और पीछे माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस लिखें। अब आप चेक करेंगे कि a1/a2, तो जब a1 देखेंगे तो 6 है, a2 देखेंगे तो 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी क्या आया 3 के बराबर। उसके बाद देखेंगे b1/b2, तो b1 देखेंगे यहाँ पे तो b1 है -3 और b2 देखेंगे यहाँ तो है -1। ये गलती तो नहीं बना रहे हैं? चलिए ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। 2x - y + 9 ठीक है। उसके बाद तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस यानी कि इसको कभी कर सकते हैं 3 है। उसके बाद c1/c2 देखेंगे, c1/c2 तो c1 कितना है दोस्तों इसमें 10 और c2 इसमें कितना है 9। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि a1/a2 आया 3, b1/b2 आया 3, लेकिन c1/c2 आया 10/9 यानी कि ये दोनों बराबर है। a1/a2 बराबर है और c1/c2 नहीं बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट = c1/c2। तो ये कौन सा रेखा होगा दोस्तों, तब कहेंगे कि समांतर रेखा होगा।
लिख सकते हैं नीचे, अतः यह समांतर रेखाएं हैं, अतः यह समांतर रेखाएं हैं। इसका कोई हल नहीं होता, ये असत्य होता, असंगत होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक के क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना में इसमें